हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे रक्षित यूट्यूब चैनल में। दोस्तों तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका जो डिस्कशन दिया हुआ है दोस्तों, उसको भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो पीछे थोड़ा थोड़ा अगर बैकग्राउंड नॉइज आए तो आप लोग उससे टेंशन नहीं लीजिएगा, पढ़ाई पे फोकस करना है पूरा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन और विजय अभियान और आर्थिक नीति, जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, ये इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, उसमें से आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। ये रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों, जो नया लेटेस्ट आया हुआ है, उसका प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 एंड री एग्जाम जो हुआ था, सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया एक साथ, और उसके साथ साथ उसका डिस्कशन भी है दोस्तों। ये देखिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन क्या पढ़ने वाले हैं कि भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1556 में पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? 1556 में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे डिस्कशन को हम लोग देख लेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। डिस्कशन को नहीं देखिएगा तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो आएगा उसमें आप लोग फंस सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि भारत में प्रथम छापाखाना 1556 ईस्वी में पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था। ये तो जब हम जान ही रहे हैं, भारत में प्रथम छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पुर्तगाली द्वारा स्थापित कहाँ किया गया था, किस जगह किया गया था, वो देखेंगे। तो वो जगह कौन सी थी दोस्तों? वो था गोवा। गोवा में पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था प्रथम छापाखाना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि पहली किताब जो है पुर्तगाली मिशनरियों ने प्रकाशित की थी। छापाखाना जब आया था गोवा में, तो पहली पुस्तक जो है किसने प्रकाशित की थी? पुर्तगाली मिशनरियों ने। कब की थी? 1557 में की थी दोस्तों, 1557 में प्रकाशित की थी। छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस। अगला देखिए, अगला लाइन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो हुआ था 1440 के दशक में जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। जर्मनी के स्ट्रासबर्ग के रहने वाले गुटेनबर्ग द्वारा निर्मित प्रिंटिंग प्रेस एक नई क्रांति विश्व में मुद्रित के क्षेत्र में लाई। ठीक है, जब ये प्रिंटिंग प्रेस बना तो एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई, मतलब पूरे विश्व में क्रांति आ गई मुद्रित के क्षेत्र में। इतना ज़्यादा छपाई होने लगा कि पूछिए मत। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस द्वारा जो प्रकाशित जो थी वो प्रथम पुस्तक क्या थी? बाइबिल थी। सबसे पहले उन्होंने क्या छापा? प्रथम पुस्तक बाइबिल थी। प्रिंटिंग प्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम पुस्तक कौन सी थी? बाइबिल थी। प्रथम पुस्तक क्या छापा गया था? बाइबिल, बाइबिल, बाइबिल। ठीक है, बाइबिल क्या है? बाइबिल एक प्रकार का धर्म ग्रंथ है। किनका? ईसाइयों का, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। अगला लाइन्स है, अगला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब लाया था? 1684 ईस्वी में बॉम्बे में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बॉम्बे में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम लोग इतना सारा क्वेश्चन डील कर लिए हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की। तो अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि किसने किया था दोस्तों। पहला जो आया था भारत में लेके पुर्तगाली आया था। कौन आया था दोस्तों? पुर्तगाली आया था प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के। ठीक है, तो आधुनिक छपाई तकनीक वो ही लाए थे, पुर्तगाली ही लाए थे। जो प्रिंटिंग प्रेस था वो आधुनिक छपाई तकनीक थी, उसमें आधुनिक छपाई तकनीक के माध्यम से छपाई होती थी। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज लाए थे। चलिए अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारत में आधुनिक छपाई तकनीक पुर्तगाली ने प्रारंभ की। भारत में पुर्तगाली द्वारा पहला प्रेस 1550 के दशक में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1550 यानी 56 के दशक में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया था? गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित किया गया था। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित किया गया था। सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित किया गया था भारत में। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट से इसको, भारत में पहली पुस्तक पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा 1557 में प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा? 1557 में ईसाई मिशनरियों द्वारा पहली पुस्तक पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा 1557 में प्रकाशित की गई थी। ये ध्यान रखना है, 1557 में पहली पुस्तक प्रकाशित की गई थी। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन है? जोहान्सबर्ग गुटेनबर्ग है। कौन है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक? प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक है जोहान्स गुटेनबर्ग हैं। अगला देखिए, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार सूचना एवं ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दिया। इस प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से क्या हुआ कि सूचना और ज्ञान का जो प्रसार है उसमें तेजी आ गया दोस्तों। ठीक है, उसमें तेजी आ गया, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में कागज़ में छपाई होती थी, तो उस छपाई के माध्यम से लोगों तक दूर दूर तक सूचना पहुंचाया जा सकता है, ज्ञान पहुंचाया जा सकता है। तो ज्ञान के प्रसार में क्या आ गई? एक प्रकार की क्या आ गई? एक प्रकार की क्रांति आ गई दोस्तों, क्रांति ला दिया। ठीक है, अब देखा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे पहली बार चीन में जो है, चीन में छपा का प्रचलन चला था। छपाई का प्रचलन कहाँ चला था? चीन में। 7वीं शताब्दी के दौरान तांग राजवंश काल में ही शुरू हो गया था। सबसे पहली बार अगर पूछेगा कि छपाई कहाँ चालू हुआ था, तो वहाँ चीन में हुआ था। लेकिन चीन में उस समय आधुनिक तकनीक नहीं थी, तो उस समय जो था, उस समय कागज़ पर मैकेनिकल वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता था? चीन में उस समय कागज़ पर मैकेनिकल वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता था। किसका? मैकेनिकल वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता था।
गुटेनबर्ग ने प्रेस प्रिंटिंग का प्रयोग प्रारंभ किया था। प्रेस प्रिंटिंग का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। इसको ध्यान रखिएगा, बार बार नाम ले रहा है, गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग। ठीक है, ये आविष्कारक का नाम है, आविष्कारक का नाम है जोहान्स गुटेनबर्ग। ठीक है, आपको याद हो गया दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में हम लोग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन डील कर लिए। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, फिर उसका सारा डिस्कशन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर थम्स अप बटन जो भी मिले सब दाबते रहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया। किस युद्ध के कार्य को पूरा किया? बक्सर का युद्ध जो हुआ उसने किस कार्य को पूरा किया? तो वो पलासी के युद्ध के कार्य को पूरा किया। पलासी का युद्ध जो रह गया था ना, पलासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? पलासी का युद्ध जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हुआ था? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। क्लाइव और किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। क्लाइव और सिराजुद्दौला, क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला, सॉरी हिल रहा है बार बार, इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग ये ध्यान देंगे कि बक्सर के युद्ध का जो कार्य को पूरा किया वो कौन किया? पलासी के युद्ध के कार्य को पूरा किया है। ठीक है, बक्सर का युद्ध उसी का परिणाम है, पलासी के युद्ध का ही परिणाम है आगे बक्सर का युद्ध। क्योंकि जब सिराजुद्दौला के युद्ध हुआ तो उसके बाद मीर जाफ़र आए, मीर जाफ़र को हटा दिया अंग्रेज, फिर मीर कासिम को ला दिया। और मीर कासिम जब आया तो उन्होंने ही क्या किया? सोचा कि हमको भी पदवी से हटा देगा, मेरा भी यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, हमको भी कब हटा दें अंग्रेज़ पता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम क्या किया कि जाके सालम दूती और सुजाउद्दौला से जाके मिला और मिल करके बोला कि एक साथ मिलकर हम लोग अंग्रेज़ों को हराएंगे। उसी का परिणाम था बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो ये सब था, तो पलासी के युद्ध का ही परिणाम है बक्सर का युद्ध, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका डिस्कशन देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का। देखिए सबसे पहले आंसर क्या है कि बक्सर के युद्ध ने पलासी के युद्ध का कार्य पूरा किया, ये तो हम लोग पढ़ लिए दोस्तों। अब देखिए पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ठीक है, ये हम लोग जान गए। अब हम जानेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया था? गुरगीन खां द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गुरगीन खां द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? गुरगीन खां के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ देखेंगे कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो के और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगीन खां द्वारा किया गया। लेकिन अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना की पराजय हो गई। इस युद्ध में इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी इस सेना की पराजय हो गई, सम्मिलित सेना की, और अंग्रेज जीत गए। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। शाह आलम द्वितीय कौन था दोस्तों? उस समय मुगल शासक था, यानी कि दिल्ली का सल्तनत शाह आलम द्वितीय के पास ही था। दूसरी ओर नवाब सुजाउद्दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, वही देखते हैं कि मीर कासिम जो है, जो कि उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था, दिल्ली की ओर भाग गया, जहाँ 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मीर कासिम क्या हुआ? दिल्ली की ओर भाग गया, जहाँ 1777 में उसकी मृत्यु हो गई थी। क्यों मृत्यु हो गई दोस्तों? क्योंकि वह बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। युद्ध लड़ा तो युद्ध के दरमियान उसे बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, तो वो दिल्ली की ओर तो भाग गया, बच करके भाग गया अंग्रेज़ों से। लेकिन जहाँ 1777 में हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी ओर नवाब सुजाउद्दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। बक्सर के युद्ध में हम देखते हैं कि सुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना की पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। ठीक है, ये सब जानकारी आपको डिस्कशन देखने के बाद ही मिलेगा दोस्तों, तो डिस्कशन को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे पॉइंट्स ये लिखा हुआ है कि बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी। ठीक है, बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से क्या थे? अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि पलासी के युद्ध में ये लोग क्या बोलते हैं, छल करके जीत गए, यानी कि मीर जाफ़र जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसको मिला लिया अपने में, इस कारण से ये लोग युद्ध जीत गए। ठीक है, क्योंकि पलासी के युद्ध की विजय सिराजुद्दौला के सेनानायकों के विश्वासघात का परिणाम थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी ये बात है। लेकिन बक्सर का युद्ध जो है ईमानदारी से लड़ा गया, सेना के साथ लड़ा गया, अच्छे से लड़ा गया, फिर भी अंग्रेज जीत गए। इन्होंने अपना एक बताया कि हम सैन्य दृष्टिकोण से भी मजबूत हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ कूटनीति आती है, चापलूसी आती है, विश्वासघात करना आता है। हम लोग
सेना से भी मजबूत हैं, ये चीज़ बताया इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व को स्थापना हुई। ठीक है, और कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लिया। अखिल भारतीय शक्ति मतलब पूरे भारत में, अखिल भारतीय मतलब संपूर्ण भारत में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। कौन? अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आती है? बात समझ में आती है तो लाइक करें, कमेंट्स कर दे दोस्तों, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और आगे और भी वीडियोज़ आएगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा लेट डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर बिजी हो जाते हैं दोस्तों कभी कभी, तो कोई बात नहीं, वीडियो आएगा, लगातार आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल कब वापस आके इसके गवर्नर के रूप में लौटा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ था कि 1757 में जब युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक उसके बाद फिर हुआ 1764 में, लेकिन उस दरमियान में हम देखते हैं कि 1764 के पहले चला गया था, 57 में आया, 57 से 60 तक रहा था, 57 से 60 तक रॉबर्ट क्लाइव रहा, फिर उसके बाद चला गया, फिर वो सीधा 1765 में आता है। कब आता है? 1765 में आता है और गवर्नर बनता है। तो क्वेश्चन वही था कि क्लाइव बंगाल वापस आकर इसके गवर्नर के रूप में कब लौटा? तो कब लौटा था दोस्तों? इसके गवर्नर के रूप में लौटा था 1765 के रूप में, 1765 में कब लौटा दोस्तों? 1765 में लौटा। यहाँ पे टिक मार दिए, हाँ इसका मार दिए। चलिए अब इसका डिस्कशन देखते हैं अच्छे से कि हम लोग ये देखेंगे कि क्या देखेंगे हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 60 के बीच गवर्नर रहा, फिर 1765 से 67 तक बंगाल का गवर्नर था। उसके बाद वो यहाँ से भारत से चला गया और ब्रिटेन चला गया। लेकिन इस दरमियान क्या क्या हुआ वो देखते हैं। नवाब मीर जाफ़र के अधीन बंगाल के गवर्नर के रूप में उनके पहले कार्यकाल के दौरान बहुत भ्रष्टाचार हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा वो लोग धन वसूल रहे थे, टैक्स इकट्ठा कर रहे थे। कंपनी का एकमात्र उद्देश्य था किसानों की कीमत पर राजस्व को अधिकतम प्राप्त करना था, किसानों से हर कीमत पर राजस्व को प्राप्त करना था। उन्होंने भारत में बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की। उन्होंने मतलब कौन? रॉबर्ट क्लाइव, कंपनी। और 1760 में ब्रिटेन लौटा है। कौन लौटा है? 1760 का बात हो रहा, देखिए यहाँ 1760 में लौटा था क्लाइव, बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित किया और 1760 में ब्रिटेन लौटा है। ठीक है, ये चीज़ को पॉइंट्स कर लेंगे दोस्तों। उन्होंने भारत में बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की और 1760 में ब्रिटेन लौटा है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगला पॉइंट्स है, वह 1765 में बंगाल के गवर्नर और कमांडर इन चीफ के रूप में फिर भारत लौटा है। बंगाल के गवर्नर साथ ही साथ कमांडर इन चीफ वह 1765 में बंगाल के गवर्नर और कमांडर इन चीफ के रूप में भारत लौटा है। जो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे जो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम हाईलाइट किए हुए, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग ध्यान देंगे, आगे हम लोग ध्यान देंगे कि आगे यहाँ पे है कि क्लाइव जो है बंगाल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बात दोस्तों कि क्लाइव जो है बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था इन्होंने ही लगाया था। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया था, जो कब से कब तक रहा था दोस्तों? 1765 से लेकर 72 तक रहा था। ठीक है, जिसके तहत जो है राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। किसके अधीन थे? कंपनी के अधीन हुआ करते थे। किसके अधीन हुआ करते थे दोस्तों? कंपनी के अधीन हुआ करते। तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट्स को, इसको इम्पोर्टेंट मान लेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है भी। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? क्लाइव को कहा जाता है। बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था? क्लाइव ने लगाया था। किसने लगाया था? क्लाइव ने लगाया था। जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। शासन चलाने की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? नवाब। सिर्फ शासन चला सकता है, लेकिन राजस्व वसूलेगा कौन? कौन वसूलेगा? अंग्रेज। कंपनी वसूलेगी। सैनिक संरक्षण कौन देगा? कंपनी देगी। विदेशी मामले कौन देखेंगे? कंपनी देखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 के ईस्वी के द्वारा किया और उसके बाद कंपनी के संरक्षण में इसको रख लिया। किसको? इलाहाबाद की संधि की किसके साथ? इसके शाह आलम द्वितीय के साथ। क्या? मुगल सम्राट था ये। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स हमारा इंपॉर्टेंट हो गया कि इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि की थी। इलाहाबाद की संधि 2 बार हुई थी, एक हुई थी प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में। प्रथम चरण में हुआ था दोस्तों 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ठीक है, वो किसके किसके बीच हुआ था? कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें कंपनी क्या किया कि बादशाह को, यानी कि सम्राट को, मुगल सम्राट को, शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया। ठीक है, और इसके जरिए, इस संधि के जरिए क्या क्या हुआ दोस्तों वो देखेंगे कि इस संधि के जरिए, एक मिनट, इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्या है? इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी है। ठीक है, क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 3 उपदीवान घोषित किए थे। 3 उपदीवान घोषित किए। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, उड़ीसा में राय दुर्लभ और बिहार के लिए
राजा सीताब राय को नियुक्त किया। ये तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 3 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, उड़ीसा में राय दुर्लभ और बिहार के लिए राजा सीताब राय को नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। ये सिर्फ ट्रायल वीडियो है दोस्तों, इसका पूरा सारा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।